आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स के बारे में। एडिक्शन। और ये बात करते वक्त मैं अपने आप को इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी मानता हूँ। मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ या तीन चीज़ें, और मैं तीनों चीज़ों की अथॉरिटी हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, और मैं नशा कर रहा हूँ। मैं आर्टिकुलेट कर सकता हूँ अपने थॉट्स, तो मैं अपनी बातों को दुनिया के सामने शेयर कर रहा हूँ। आपको एट टाइम्स लगेगा मैं नशे को डिफेंड कर रहा हूँ, पर मैं नशे को किसके लिए डिफेंड करूँ भाई? मुझे कौन पैसा देने आया है ये बातें करने के लिए? मुझे कौन सा प्राउड महसूस हो रहा है ये सब करके? मैं कौन सा ये बोल रहा हूँ कि अरे भाई तुम भी नशे करो? अभी तक दुनिया भर की सारी बातें हो रही हैं। नशा कैसे छोड़े, नशा क्यों छोड़ देना चाहिए, हेल्थ में क्या नुकसान हो रहा है, जीवन में क्या नुकसान हो रहा है, इंसान क्यों बर्बाद हो रहा है। अब आप मुझे ये भी मान सकते हैं कि मैं आज से जब तक जिंदा हूँ तब तक एडिक्शन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्या बोलते हैं उसको? डेविल्स एडवोकेट। तो मुझे एडिक्शन के एडवोकेट की तरह देखिए। मुझे पता है कि ये क्लाइंट मुझे फीस में मौत देगा, पर मैं फिर भी जब तक और जितनी बातें कर सकता हूँ मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने दुनिया को देखने के जो तरीके डेवलप किए हुए हैं, ये सारी कंडीशनिंग हमें सोसाइटी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने करके दी है। जो लोग इनको सही लगते हैं ये लोग उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, उन्हें रिसोर्सेज देते हैं, और उन्हें इनेबल करते हैं वो बातें करने के लिए जिससे सोसाइटी के इन ठेकेदारों का फ़ायदा हो। क्योंकि जब इंसान मेरे जैसी बातें करेगा तो वो सरवाइव कैसे करेगा, वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? और इसी वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी या तो कुछ नहीं होगी या कैटेगरी ऑफ वन होगी। क्योंकि दुनिया के पास जो सारी चीज़ें ऑफर करने के लिए थी वो चीज़ें मैंने छोड़ दी, और मैं ये कर रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं खुद नहीं समझ पाता, पर दिस इज समथिंग जो मैं शायद करना चाहता हूँ तभी तो कर रहा हूँ। ये बातें करने के लिए, और इन बातों को किस तरीके से करूं, कैसे रखूं, सोचूं कैसे क्या पर अब फाइनली इस 1 घंटे के वीडियो में मैं आप लोगों से आज बात करूंगा ऑब्जर्विडिज्म की लेंस से एडिक्शन को कैसे देखता हूं मैं, आप लोगों को कैसे देखना चाहिए। जो दुनिया ने चीज़ें आज तक हमें सोचने के तरीके दिए हैं उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए एक बेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मेरी फिलॉसफी ऑब्जर्विडिज्म क्या है। ऑब्जर्विडिज्म के इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको इसके 5 सिद्धांत बताऊंगा आज। ये 5 सिद्धांत एक बेसिक आइडिया देगा आपको ऑब्जर्विडिज्म क्या है। अभी तक देखिए मज़े की बात, मैं एडिक्शन के ऊपर टॉपिक बनाने को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और अभी तक ऑब्जर्विडिज्म को एज अ फिलॉसफी सेट नहीं किया मैंने, इन द सेंस वीडियो में कैसे डिलीवर करूँगा। पर ऑब्जर्विडिज्म के 5 सिद्धांत हैं। ऑब्जर्विडिज्म का पहला सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड लिमिटेशन। ये सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति की सोच, पहचान, मूल्य और निर्णय उसकी जैविक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक सीमाओं तथा परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित होते हैं। यानी हर व्यक्ति की सोच, पहचान, मूल्य और निर्णय, आप अपने आप को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से नहीं देख रहे, किस तरीके से देखना चाहते हो, मेरा मानना है हर चीज़ के पीछे आपकी सीमाएं हैं। आपकी जैविक सीमाएं, मानसिक सीमाएं, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक सीमाएं, और इनकी वजह से बनने वाली परिस्थितियां। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण नियंत्रण इसी वजह से संभव नहीं है। हर चुनाव और जिम्मेदारी सापेक्ष और सीमित होती है।
मैं बिल्कुल भी नहीं मानता एब्सोल्यूट फ्री विल में। मुझे नहीं पता कि कामुस और सात्रे ऐसी बातें क्यों करते थे। मैं उनके साथ बैठता, उनसे बात करता, तो शायद मैं उनको भी दिखा पाता अपने लेंस से चीज़ें, और मैं पूछ पाता कि तुम कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो। पर किताब के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, जैसे बहुत कूल लगता है ये बोलना कि मेरे अंदर फ्री विल है, आई एम अ फ्री थिंकर। तुम शायद सरफेस लेवल से नीचे नहीं देख पा रहे, या मे बी तुम समझ रहे हो मेरी बात पर उस तरीके से आर्टिकुलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तुम्हारा नरेटिव खराब करेगा। वो तुम्हें थोड़ा सा वीक महसूस करवाएगा, या सामने वाले को ऐसा लगेगा कि अरे ये व्यक्ति ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहा जो सोसाइटी सुनना चाहती है। जैसे बहुत अनकंफर्टेबल है ये बात कहीं पर बैठकर कहने में कि नहीं, कि देर इज नो फ्री विल। आप देखो, जैसे मैं ये कंटेंट कब से बनाना चाह रहा था, कितने बार मैंने इस कंटेंट को बनाने के अलग अलग तरीके सोचे, बट मुझे कोई भी तरीका एग्जीक्यूट करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज हो सकता है मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वैल्यू हो वो मेरी ऑथेंटिसिटी हो, जिसको अब हासिल करने के बाद, अपनाने के बाद, उसे वो आत्म स्वीकृति देने के बाद जो मेरी ऑथेंटिसिटी डिजर्व करती है, मैं ये बन पाया। और अब ज़रा सा पैसा पैसा कमाने के चक्कर में, या ज़रा सा नाम कमाने के चक्कर में, थोड़ा सा चीज़ें सॉर्टेड कर लूँ, थोड़ा सा घर तो चलाना ज़रूरी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और ऐसी बातें करने में मैं जब अपनी ये ऑथेंटिसिटी मिसिंग पाता हूँ ना, तो मुझे कुछ करने का मन नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि मैं, यार देखो, मैं अगर लाइफ में कुछ भी करने लग जाऊंगा तो मैं इससे तो सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा जो मैं आज हूं। जैसे मैं जितना फेलियर हो सकता हूँ सोसाइटी की नज़रों में, उतना फेलियर हूँ अभी आपके सामने। अगर मैं ज़रा सा चल गया तो थोड़ा सा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा। 2 महीने जाकर ट्रेनिंग कर लूँ तो मैं थोड़ा सा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और हर सक्सेस की कीमत होगी और सक्सेस। हर सक्सेस के लिए मुझे और काम करना पड़ेगा, और उस वजह से मैं अपने आप को, अपने आइडियाज़ को उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जितना मैं देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये बातें करनी है। क्या हैं ये बातें? ऑब्जर्वेटिज्म। मैं अपने आप को पूरी तरीके से फ्री विल्ड मानता हूँ, पर फिर भी मैं वो सर्टेन चीज़ें जो सही में छोड़ देना चाहता हूँ, जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जैसे मैंने एज अ काउंसलर हज़ारों काउंसलिंग लिए हैं, और जिन बातों के लिए आदमी चिंतित है ना, उन बातों को मैं सरासर उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रो, ये चीज़ें छोड़ देने के बारे में नहीं है, क्योंकि तू छोड़ तो देगा, बट उसके बाद क्या? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, पहचान, मूल्य और निर्णय उसकी जैविक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक सीमाओं तथा परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित होते हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा, मैं बोल रहा हूं ये आपकी सीमाएं हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि आप भी वो यूट्यूब वीडियो देख लोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा। आप सिगरेट भी पीते हो, खुद को गाली भी देते हो कि मैं ये अपने साथ क्या कर रहा हूं। मे बी आपको इस तरीके से भी नशे को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर छोड़ना भी चाहोगे तो दिस इज दी ओनली वे। ये इस बारे में नहीं है कि आदमी नशा इसलिए करता है तो उसे छोड़ दो, नहीं। दिस इज वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और आदमी इस तरीके से या तो उस बात को देख नहीं पा रहा, और या उसमें इस बात को इस तरीके से कहने की हिम्मत नहीं है। खैर, ऑब्जर्वेटिज्म का दूसरा सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंशियल यूनिकनेस एंड चेंज। यानी हर व्यक्ति के अनुभव विशिष्ट होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। हर व्यक्ति का दुनिया को देखने का नज़रिया, जीने को देखने का नज़रिया, मरने को देखने का नज़रिया, किसी लिटरेचर को, आर्ट को, सक्सेस को, फेलियर को, ग्रोथ को देखने का नज़रिया, जैसे कितना भी सेम होगा, पर वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो अनुभव है वो विशिष्ट है, वो परिवर्तनीय है, वो उसकी सीमाओं से प्रभावित है, और हर व्यक्ति की सीमाएं अलग होंगी। तो व्हेन यू बोथ से कि मैं एक सेम फिलोसोफर को पढ़ता हूँ, तो तुम्हें सेम बातें नहीं पता होंगी, तुम उसे सेम तरीके से एंजॉय नहीं करते होगे, तुम उसे सेम तरीके से कंज्यूम नहीं करते होगे। नो मैटर, हम जैसे जब आदमी बोलता है एवरीवन इज यूनिक, तो और मतलब ही क्या है? यही तो मतलब निकलेगा, वो बस उसे और डीपर लेवल पर आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा। पर हर व्यक्ति के अनुभव विशिष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सीमाओं में बंधा है।
उसकी सोच, उसकी पहचान, उसके मूल्य, उसके निर्णय दुनिया में जिस भी चीज को वो देखेगा उसको बायस कर देंगे। और यहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति और ओशो के बोल देने से कि तुम ऑब्जर्वर बनो, ये सब हटा दो, वो हटा दो, ये सब स्टूपिड बातें। जैसे यहीं से मेरे लिए इन लोगों को काटना आसान हो जाता है, इसीलिए नहीं कि मैं इन्हें काट देना चाहता था। जैसे मैं इन्हीं लोगों को पढ़ के, इन्हीं लोगों को समझ के यहाँ तक पहुंचा हूं। पर कुछ बातें हमें भी समझनी पड़ेंगी कि कुछ बायसेस हम नहीं तोड़ सकते, वरना फिर हम सब एक जैसा नहीं देखने लग जाते दुनिया को। तो कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी नाम की चीज है थोड़ी, अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। और मैंने जो व्यू पॉइंट्स रखे हैं, जैसे मैं साफ बता रहा हूँ ना, ये मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, मैं सिगरेट को ऐसे पी रहा हूँ, पर मैं साफ साफ ये भी बता रहा हूँ कि और इसी वजह से हर व्यक्ति के अप्रोचेस अलग अलग होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का जो अनुभव है वो विशिष्ट और परिवर्तनीय है। इन्हीं अनुभवों से उसकी सोच, पहचान और दृष्टिकोण का निर्माण होता है, और फिर ये एक लूप हो जाता है। आप जैसा देखते हो, आपकी जो भी कंडीशनिंग होती है, आपकी जो भी सीमाएं होती है, उस वजह से आप चीज़ों को ऐसा देखने लगते हो। और जब आप चीज़ों को ऐसा देखने लगते हो तो आपके लिए आपकी पहचान, आपके मूल्य उन्हीं चीज़ों से बाइस्ड हो जाते हैं। और इस वजह से ऑब्जर्विडिज्म पॉसिबल नहीं हो पाता इंसान के लिए, क्योंकि वो दुनिया में एंगेज होकर उसे उस तरीके से देखने लगता है। कोई भी मूल्य दुनिया का, कोई भी अर्थ, कोई भी अनुभव सभी पर एक समान लागू नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति की पहचान, मूल्य और सोच समय, अनुभव और परिस्थितियों के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। और इसीलिए ऑब्जर्विडिज्म को मैंने कोई आइडियोलॉजी बनाकर पेश नहीं किया। ऑब्जर्विडिज्म के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, द मिरेकल मैन। उसे आप चाहें तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे ने उबरमेंश का कंसेप्ट दिया है, मैंने द मिरेकल मैन का कंसेप्ट दिया है। अभी उसे भी हो सकता है आने वाले वीडियोस में मैं पेश करने की कोशिश करूं। पर आइडिया इज वेरी सिंपल कि मैं दुनिया में कोई भी एक बात को ऐसे पेश नहीं कर सकता कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा, अच्छा, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फैक्ट्स को यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह नहीं बोल सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मैं ये नहीं बोल सकता सिगरेट छोड़ दो, क्योंकि मेरे से अलग लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी प्रायोरिटीज मेरे से अलग है। तो बात ये नहीं हो रही कि वो हेल्दी है या नहीं है, बात ये हो रही है कि हेल्थ हर व्यक्ति के लिए कितनी मायने रखती है और कितनी नहीं रखती। जैसे जब मैं ये अपनी फिलॉसफी रेडी कर रहा था, उस दौरान मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, एम्पेरिकल डेटा इकट्ठा कर रहा था, तो आई रियलाइज्ड कि दुनिया के 90% से ज्यादा लोगों में किसी ना किसी प्रकार की अनहेल्दी हैबिट्स हैं, और वो गरीब हैं। और दुनिया में हर व्यक्ति ये जानता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा सब कुछ है, और ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे उन्हीं बातों को आर्टिकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, पर मैं भी समझता हूँ ना पैसा कितना ज़रूरी है। जैसे अभी तक तो मैं दुनिया में वो सब कुछ हासिल कर चुका होता ना, इवन इस आइडेंटिटी की तरह, इस सीमाओं के साथ रहते हुए भी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता अपने वीडियोस को प्रमोट करने का, जो मेरा मानना है अगर मेरी सीमाओं में होगा तो मैं आने वाले टाइम में वैसे भी कर लूंगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अपनी बात को पेश करना चाह रहा था। और जैसे जैसे मुझे लगेगा इस चैनल में ज़्यादा वैल्यू आती जा रही है, मैं इसी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, या अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बातों को आर्टिकुलेट अच्छे से कर पा रहा हूँ, यानी आज मैं भी जो बातें बोल रहा हूँ इस यहाँ पर बैठकर, आप मुझसे ये नहीं कह सकते पहले तो तुम ऐसी बातें करते थे। हाँ, क्योंकि अनुभव उस समय भी मेरे विशिष्ट थे और आज भी विशिष्ट हैं, और वो परिवर्तनीय हैं, वो चेंज हो सकते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं ना लोग बदल जाते हैं, अरे तो लोग तो बदल जाते हैं, तुम क्यों नहीं बदले अभी तक, मुझे ये बताओ। और मेरा मानना है ऐसा नहीं हो सकता तुम बदले नहीं, तुम बस उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बदले। जैसे मैं इंटेलिजेंट था और इंटेलिजेंट हो गया, मैं अच्छा स्पीकर था और अच्छा स्पीकर हो गया, मैं हेल्दी व्यक्ति था और अनहेल्दी हो गया, मैं बहुत अच्छा एथलीट था, बर्बाद हो गया। पर मैं ये कह रहा हूं ये भी इसलिए हुआ क्योंकि मेरे विशिष्ट अनुभव अनुभव थे, और उनमें भी परिवर्तन होता चला गया। मैं लिखने में अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया, मैं सोचने में अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया, मैं रैप करता था, ठीक करता था, अब बहुत अच्छा करता हूं, अभी भी मुझे कोई नहीं जानता। आपका मुझे अभी देखने का नजरिया अलग होगा, अगर मैं बहुत फेमस हो जाऊं तो बदल जाएगा, अगर मैं मर जाऊं तो बदल जाएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बहुत आराम से ऐसे कह दिया जाता है, भाई हर किसी का देखने का तरीका अलग है। अरे तो उसको और समझो, सिर्फ इसमें हाँ मिलाकर फिर अपनी बातें कंटिन्यू मत करो। अगर हर व्यक्ति का देखने का तरीका अलग है तो हर व्यक्ति के मूल्य अलग होंगे ना।
हर व्यक्ति के निर्णय अलग होंगे ना, हर व्यक्ति की पहचान अलग होगी ना। और जब भी तुमसे कोई अलग या एकदम पोलर अपोजिट बात करता है तो तुम्हें एकदम से मिर्ची लग जाती है। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस फिलॉसफी को? जैसे इतनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सरफेस लेवल पर आपको लगेगा हाँ तो इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे पर अगर ये पांचों बातें एक साथ सही है तो दुनिया की सारी फिलॉसफीज कट जाती हैं। समझ में आ रहा है? इवन जैसे ऑब्जर्विडिज्म खुद एक एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है, बट एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी काटा है इसमें मैंने। मेरे हिसाब से ये दुनिया के सबसे प्रोफाउंड थॉट्स हैं जो मैंने इस कमरे में बैठकर बनाए। तीसरा सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिक एक्सेप्टेंस एंड लिबरेशन। और शायद इसलिए मैं ये कंटेंट बनाने में इतना एक्साइटेड हूँ, बोलने में इतना अच्छा लग रहा है, बात करने का मन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार मैं अपने आप को ऑथेंटिकली कैमरे के सामने पेश कर पा रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। जैसे मुझे नहीं समझ में आता कि जिन लोगों से मैं अपने आप को एसोसिएट करता हूँ या जैसा मैं अपने आप को अपनी दुनिया में देखता हूँ, वो जाने क्यों आज तक मैंने जब दुनिया को मेरे सामने देखा तो वैसा कुछ नहीं लगा। जैसे दिस इज हाउ आई वॉन्टेड टू कम इन ड्रीम्स ऑफ पीपल, जिनको मैं सेक्सुअली अट्रैक्ट करूंगा आने वाले टाइम में। अब इन बातों को करने का कोई सेंस है क्या? ये कौन सा तरीका है वीडियो बनाने का? ये कौन सा तरीका है बातें करने का? ये कौन सा तरीका है बैठने का? क्या मेरे पास पहनने के लिए दूसरी शर्ट नहीं है? मेरा 15वां वीडियो होगा और मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूं क्योंकि ये ऐसे मजा आ रहा है मुझे। और ये बातें मुझे चिढ़ भी दिलाती हैं, पर चिढ़ यूं दिलाती हैं कि मुझे मेरे बारे में अच्छा लगता है। इन द सेंस वाई यार, मतलब मेरे अंदर एटलीस्ट ये हिम्मत तो है करने की। मैं कह तो पा रहा हूं कम से कम अपनी बातें। कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हाँ तो कॉन्सिक्वेंस तो हर चीज़ के होंगे ना। और धीरे धीरे आप समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि सच्ची मानसिक शांति और मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सीमाओं, कमजोरियों और असफलताओं को ईमानदारी से स्वीकार करता है। ऑब्जर्विडिज्म में प्रामाणिकता कोई नैतिक आदर्श नहीं बल्कि सहज स्वीकृति और अपराध बोध से मुक्ति का मार्ग है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसीलिए मैं मानता हूँ क्योंकि मीडियम इज द मैसेज। अब जब जो बातें मैं कर रहा हूँ उन बातों को मैं खुद ही कैसे काट दूं? जैसे अब मुझे पता है ना कि किन बातों को कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है, पर मे बी मुझे वो सच्ची मानसिक शांति मिलती नहीं है वो वीडियोस बनाकर। मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से शूट कर लेता हूँ और डाल देता हूँ वैसे ही। मुझे पता है ना कि मैं क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में सही करता जाऊंगा तो मेरी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। पर उससे वो ऑब्लिगेशंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही तो और बढ़ जाएंगी जो मैं वैसे ही नहीं चाहता था, वरना मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं होता। सो कॉल्ड सक्सेसफुल। जैसे सक्सेसफुल तो मैं एक्चुअली अपने आप को अब मानता हूँ, पर दुनिया वैलिडेट नहीं कर रही ना, तो मुझे अदरवाइज कहना पड़ रहा है। पर मैं ये अदरवाइज कहते हुए भी क्या कह रहा हूँ, तुम अगर वो कर भी लोगे तो तुम्हें वो सच्ची मानसिक शांति नहीं मिलेगी। जैसे कुछ लोग जो सिगरेट थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, वो वापस रिलैप्स क्यों कर जाते हैं, वो वापस से नशा क्यों करने लगते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सिगरेट छोड़कर वो नहीं मिल रहा जो उन्हें सिगरेट फूंक कर मिल रहा है, भले ही फिर बाद में गिल्ट भी आ रहा है। तो मैं तुम्हें ऑब्जर्विडिज्म देने आया हूं, मैं तुम्हें सच्ची मानसिक शांति और मुक्ति देने आया हूं, और वो तुम्हें ऐसे हासिल होगी। मैं अक्सर ये सोचता था कि जितने लोगों को मैं इन गुमटियों के ऊपर सिगरेट पीता हुआ देख रहा हूँ, जिनको मैं इधर फूकते हुए बॉन्ग देख रहा हूँ, ये लोग क्या सोचते हैं, ये जिंदगी के बारे में फक क्यों नहीं दे रहे? ये मर जाएंगे इस बात का इन्हें डर क्यों नहीं लग रहा? इनकी गांड क्यों नहीं फट रही? आज मैं इंक्लूडेड हूं उन चीज़ों में, बट क्योंकि अब मैं समझ पा रहा हूं तो मैं उन बातों को आर्टिकुलेट कर पा रहा हूं, मैं सोच पा रहा हूं। और ऑब्जर्विडिज्म को आप एडिक्शन की फिलॉसफी की तरह भी देखिए, यानी कहीं ना कहीं जो भी आदमी आपको एडिक्टेड मिल रहा है उसकी फिलॉसफी ऑब्जर्विडिज्म है। जो भी व्यक्ति नशे के कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है वो व्यक्ति बस बता नहीं पा रहा, पर देखिए क्या बातें हैं। जैसे मैं ये भी बता दूंगा इस फिलॉसफी से कि लोग नशा क्यों करते हैं, मैं ये भी बता दूंगा कि उन्हें ठीक कैसे करना है। पर ये सब बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति, जैसे ऑब्जर्विडिज्म एक व्यक्तिवादी फिलॉसफी है, जब तक मैं खुद इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता तब तक ये चीज़ें नहीं छूट रही। बाहरी कारक चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, तुम मुझसे सिगरेट छीन सकते हो, तुम मुझसे सिगरेट पीने की चाह नहीं छीन सकते। खैर, ऑब्जर्विटिज्म का चौथा सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस। यानी हर व्यक्ति के संबंध, उसका परिवार, मित्र, समाज, उसकी पहचान, निर्णय और मूल्यों पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
और कोई भी निर्णय पूरी तरीके से व्यक्तिगत नहीं होता। सामाजिक और बाहरी कारक उसमें सदैव सम्मिलित रहते हैं। और इसीलिए समझना, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं कर रहा ये बात बोलने की कि जितना नशा करना है करो, वरना नशा करने वाले तो वही करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये बात जानता हूं, जिसको दिक्कत होगी इस बात को समझने में कि नशा बुरा उसी के लिए है जिसके लिए ऐसे लोग सोसाइटी में रोल मॉडल्स थे जिनके लिए नशा बुरा था। जैसे तुम मुझे क्या सिगरेट पीने से मना करोगे, क्या नशा करने से मना करोगे, जब मेरा हर रोल मॉडल दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी था और वो नशा करता था। वो दुनिया में कितना भी सक्सेस हासिल कर सकता था, पर वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस बात को समझ गया था कि लाइफ इज मीनिंगलेस। अल्टीमेटली कोई भी सत्य या कोई भी मूल्य नहीं है जो ऑब्जेक्टिवली अप्लाई होता हो इस दुनिया में। यानी कुछ लोग कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, वो कभी भी दोबारा मीनिंग मेकिंग नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे कमिटमेंट्स, छोटे छोटे एक्टिविटीज में इंगेज होने की कोशिश करेंगे, डिसंगेज हो जाएंगे, फिर करेंगे, फिर हो जाएंगे, गिल्ट में मरेंगे, पर वो इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते अपने आप से कि लाइफ इज मीनिंगलेस। दुनिया में कोई अंतिम सत्य या कोई अंतिम ट्रुथ नहीं है, कोई भी मोरालिटी या एथिक्स जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। यानी वो इस बात को जानते हैं कि जो खुशी उन्हें नोबेल पुरस्कार जीतने से मिलेगी, जो खुशी उन्हें आईफा अवार्ड जीतने से मिलेगी, इंडस्ट्री का सबसे अच्छा ट्रेनर बनने से मिलेगी, बिजनेसमैन बनने से मिलेगी, वही खुशी उन्हें एक सिगरेट पीने से भी मिल जाएगी। वही डोपा, जैसे एक तो जो व्यक्ति बहुत समय से नशा कर रहा है, वैसे भी उसके डोपामीन लेवल्स की माचोदी पड़ी रहेगी। दूसरा, उसके लाइफ में फिर कोई मीनिंग भी नहीं है, कोई मोरल कंपास भी नहीं है। फ्री विल तो मैं बोल ही रहा हूं कि एग्जिस्ट नहीं करता। अब बताओ, एक व्यक्ति जो इस बात को समझ चुका है, वो या तो गिल्ट में नशा नहीं करेगा जबरदस्ती, या करेगा, उसे गिल्ट भी होता रहेगा, वो नशा भी करेगा। कुछ लोग जो बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे कि गिल्ट करने से कुछ नहीं होता, तो वो गिल्ट करना छोड़ देंगे, वो नशा करना नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए आज समाज में लोग इतना नशा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज रिलीजन की वो वैल्यू नहीं रह गई जो थी, आज भगवान की वो वैल्यू नहीं रह गई जो थी। मैं किसी एक भगवान की बात नहीं कर रहा। मेरी फिलॉसफी में कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल कमेंट्री नहीं रखी मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके साथ फेथ इन्वॉल्व है, और ऑब्जर्वेटिज्म कंपैशन की फिलॉसफी है, ये किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करती। तो ये कभी ये बात नहीं बोलेगी कि कोई गलत है या सही है। ये हमेशा जो भी व्यक्ति आपको गलत लग रहा है उसको देखने का एक नजरिया देगी, जो व्यक्ति आपको सही लग रहा है उसको भी देखने का एक नजरिया देगी, ताकि आप दोनों के बारे में कुछ चीजें समझ सको। क्योंकि जिन चीजों से आपको चिढ़ आ रही है, आपसे आप कहीं ना कहीं उन चीजों से अट्रैक्टेड तो हो ही ना। तो इस बात में क्या डिनाई करना। जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये जो सिगरेट है, इस सिगरेट को मैंने 29 साल की उम्र में पीना चालू किया पहली बार। यानी 29 साल की उम्र तक मैं जानता था ये कितनी खराब चीज़ है, ये कितनी सड़ी हुई चीज़ है, ये कितनी घटिया चीज़ है। और अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट को पीता हुआ देख लेता था तो मुझे उसके ऊपर चिढ़ा जाती थी कि भोसड़ी के तू क्या कर रहा। और आज इसी सिगरेट से मैंने हाँ चोद ली जीवन की। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिगरेट से मैं बचपन से अट्रैक्टेड था। जब मेरा पहला कंप्यूटर आया तो मैंने उसके ऊपर जो फोल्डर बनाया पहला, तो वो सिगरेट्स एंड अल्कोहल करके मैंने कोई एक फोल्डर बनाया था, जिसमें मैं दुनिया की सबसे एस्थेटिक सेक्सी दिखने वाली शराब की बोतलें और सिगरेट के जो फोटोज थे वो सेव करके रखता था। मुझे पता था कि मेरी गांड फट जाएगी अगर अभी अगर मेरे घर वालों ने मुझे फूकते हुए पकड़ लिया। तो मुझे पता था कि अगर मैं जिस दिन लाइफ में बहुत कुछ कर लूँगा ना, उसके बाद मुझे फिर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन मैं अपनी बात कहीं पर भी रख दूंगा ना, उस दिन मैं किसी को कुछ जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज देखो, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति के संबंध, परिवार, मित्र और समाज उसकी पहचान, निर्णय और मूल्यों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कोई भी निर्णय पूरी तरीके से व्यक्तिगत नहीं होता। अगर आप नशे से नफरत भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह है
आपकी कंडीशनिंग, आपके संबंध, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके समाज, यानी आप समाज के उस तबके, उस हिस्से से आते हैं जहाँ पर नशे को एक टैबू की तरह, एक खराब चीज़ की तरह देखा जाता है। तो जब भी आप मेरी बुराई करेंगे, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान के तौर पे देखूंगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप मुझे या मेरी फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करते हैं। इसका मतलब है आप लाइफ के इस एंगल में नहीं आए, और ये बहुत अच्छी बात है। आप जितने ऑब्जर्वेटिज्म से दूर है ना, उसका मतलब है आप अभी निहिलिज्म को नहीं समझ रहे। और अगर आप निहिलिज्म को नहीं समझ रहे ना, तो बधाई हो आपको। जितनी गालियां मुझे देनी है, जितना क्रिटिसिज्म मुझे देना है, आप दे सकते हो, क्योंकि आई एम रियली हैप्पी आप निहिलिज्म को नहीं समझ रहे। मजा आ गया मुझे, क्योंकि जिस दिन आप निहिलिज्म समझ लोगे ना, जैसे एक्चुअली में, जैसे समझना, जब मैंने निहिलिज्म के बारे में पढ़ लिया था, उसके कुछ सालों बाद तक, जब तक मैं निहिलिज्म को एक्चुअली में एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, मैं उसे डीपर लेवल पर समझ नहीं पाया, जब तक मेरे वैल्यूज का भोसड़ा नहीं हो गया, जब तक मेरा मोरल कंपास टूट नहीं गया, तब तक मैं भी बोलता था हाँ तो क्या हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी तुम सिगरेट पियोगे, इसका मतलब तुम ये थोड़ी शराब पियोगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। बट देन आई रियलाइज, ओ नहीं 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 नहीं, बस वो व्यक्ति जो निहिलिज्म को समझ लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, वो बस जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा भी मन नहीं हो रहा। इसलिए तो मैं इन बातों के ऊपर पैसा लगाकर इसे बहुत अच्छा कंटेंट बनाकर पेश नहीं करना चाह रहा। ये वो बकचोदी है जो मैं करना चाहता हूँ। ये वो फिलॉसफी है जो मुझे लगता है दुनिया अगर समझ जाती तो शायद आज दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती। और इसीलिए मुझे अपनी फिलॉसफी पर बहुत गर्व है, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे पता है तुम लोग समाज की चोट दोगे, और इस वजह से दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट फिलॉसफी जो बन जाएगी उसका नाम है ऑब्जर्वेटिज्म। जितना समाज बर्बाद होता जाएगा, एज अ फिलोसोफर मैंने जो चीज़ें आज हो रही हैं, जब मैंने समझा, मैंने एक नॉवेल लिखी, भगवान जाने कब आएगी, बट लिख ली है। उसका नाम है 2080। वो एक ऐसे टाइम के ऊपर बेस्ड है जो आज से 50 साल बाद आएगा, और जो प्रॉब्लम्स आज हैं उन प्रॉब्लम्स का जब इम्पैक्ट उस तरीके से हो जाएगा, तब कैसे ऑब्जर्वेटिज्म एक सॉल्यूशन की तरह आता है दुनिया के लिए। तो खैर वो सारी बातें मैंने की हैं, पर आप समझो, मेरे लिए फ़िलॉसफी को देखने का तरीका अलग है, मेरे लिए जीने को देखने का तरीका, मरने को देखने का तरीका अलग है, मेरे लिए अपने लिटरेचर, अपने आर्ट को देखने का तरीका अलग है, मेरे लिए सक्सेस को, ग्रोथ को देखने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि मैं प्रभावित हुआ हूँ अपने संबंधों से, अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपने समाज से। और जिस दिन से मैं दुनिया से कट गया, उस दिन मैं उन फिक्शनल कैरेक्टर्स से प्रभावित हो गया। फिक्शनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे दिमाग में है। मैं फ्रेडरिक नीत्शे से कभी मिला नहीं, मैं जीन पॉल सार्त्रे से कभी मिला नहीं, मैं अल्बर्ट कामुस से कभी मिला नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे लिए ये लोग इतने कूल या इतने सेक्सी इसलिए हैं क्योंकि ये मेरे दिमाग में ऐसे हैं, वरना पूरी दुनिया इनकी फ़ैन होती। तो जो इनको जानती है, समझती है, वो इनकी फ़ैन है। पर इसका भी मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें भी कामुस पसंद है और मुझे भी कामुस पसंद है, तो कामुस जितना मुझे पसंद है उतना ही तुम्हें पसंद हो, या जितना तुम्हें पसंद है उतना मुझे पसंद हो। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जब आप समझने लग जाओगे ना, तो आप रियलाइज़ करोगे लाइफ की हर चीज़ में कैसे ऑब्जर्वेटिज्म फिट हो जाता है आकर। ऑब्जर्वेटिज्म का पांचवा और आखिरी सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ अनबर्डनड एग्जिस्टेंस। मेरा मानना है अधिकांश लोग जीवन में पूर्ण आदर्श, स्वतंत्रता, विद्रोह, अर्थ निर्माण या संबंधों की संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाते। वास्तविक जीवन समझौतों, अधूरे सपनों, असंतोष और सीमाओं से भरा है। मेरा मानना है दर्शन का असली काम इंसान को आदर्शों के बोझ से मुक्त करना है और जीवन की जटिलता, असमानता व सीमाओं को स्वीकार करने की आज़ादी देना है। और यही शायद मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में बोला भी था कि मैं आज तुम्हें एक आज़ादी देने आया हूँ। मैं तुम्हें आज़ादी देने आया हूँ अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की, उन्हें देख पाने की। आज मैं आपको एक आज़ादी देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप एडिक्शन को एक अलग तरीके से देखो, ड्रग्स को अलग तरीके से देखो, दुनिया को अलग तरीके से देखो। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे देखो, मैं बता रहा हूँ, यानी अब जब तुम इसके बारे में कोई भी ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करो, तो उस दौरान तुम्हारे पास और डेटा हो उन्हीं सेम चीज़ों को इवैल्यूएट करने का। यानी तुम अल्टीमेटली चीज़ों को वैसे ही देखोगे जैसे तुम्हें देखना है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा देखो उन चीज़ों को। मैं ये कह रहा हूँ जैसा मैंने चीज़ों को देखा है, जैसा मैं चीज़ों को देखना समझ पाया, वो विजडम तुम ले लो
और अब इस विजडम को मिलाकर तुम अपने नज़रिए से वापस से उन चीज़ों को देखना चालू करो, और अब बताओ कि उसमें कुछ अंतर आया या नहीं आया। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या है एडिक्शन और क्यों एक इंसान एडिक्शन करता है। तो उस पर ऑब्जर्विटिज्म की क्या थ्योरी है वो मैं आपके साथ शेयर करने आ रहा हूँ। इसे मैं आपसे साथ अगले वीडियो में पार्ट 2 में शेयर करता हूँ।